स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला मिस्र, दूसरा इथियोपिया, तीसरा ईरान, चौथा पाकिस्तान। उपर्युक्त में से कौन ब्रिक्स के सदस्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3 या विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। वर्ष 2006 में G8 अब G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील, रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के दौरान अनौपचारिक रूप से गठित ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हो गया और ब्रिक्स के नाम से जाना जाने वाला संगठन बना। इसमें अब 10 देश शामिल हैं: ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, ईरान, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात। जनवरी 2024 में गठबंधन में 4 नए सदस्य शामिल हुए: मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई। सऊदी अरब को अभी भी ब्रिक्स सदस्यता औपचारिक रूप से प्रदान करनी है। पाकिस्तान ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, अतः विकल्प सी सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित अब्राहम समझौते में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल थे? पहला इजराइल, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा मिस्र, चौथा मोरक्को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1, 2 और 4, विकल्प बी 1, 2 और 3, विकल्प सी 2, 3 और 4 या विकल्प डी 1, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। अब्राहम समझौते में इजराइल, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल थे। मिस्र ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यूएई और बहरीन इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाले पहले देश थे। उसके बाद सूडान और मोरक्को का स्थान रहा, अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2036 में ओलंपिक की मेजबानी में भारत की रुचि का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विकल्प ए खेलों के मंच के माध्यम से विश्व स्तर पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाना, विकल्प बी भविष्य में सभी ओलंपिक की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना, या विकल्प सी विश्व स्तर पर अपनी सॉफ्ट पावर और आर्थिक वृद्धि का प्रदर्शन करना, या विकल्प डी चीन की वर्ष 2008 ओलंपिक समिति के साथ संरेखित करना। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। यदि भारत ओलंपिक की मेजबानी करता है तो यह सिर्फ खेल से संबंधित मामला नहीं होगा, बल्कि यह देश की आर्थिक वृद्धि, सॉफ्ट पावर और नेतृत्व संबंधी महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करने का भी मौका होगा। बता दें कि भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में यह अवसर विश्व स्तर पर अपनी सॉफ्ट पावर और आर्थिक वृद्धि का प्रदर्शन करने में सहायक होगा, अतः विकल्प सी सही है। निजी संपत्ति के मामले में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निजी संपत्ति और राज्य शक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उद्देश्य दोनों के बीच संतुलन स्पष्ट करना है। दूसरा, न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी संपत्ति को सदैव समुदाय का भौतिक संसाधन माना जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। निजी संपत्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निजी संपत्ति के अधिकार और राज्य शक्ति के बीच संतुलन को स्पष्ट करने की मांग की गई थी। विशेष रूप से संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्य के हस्तक्षेप को कैसे अपनाया जाना चाहिए, अतः कथन एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय नहीं दिया कि निजी संपत्ति को हमेशा समुदाय का भौतिक संसाधन माना जाता है। इसके बजाय इसने स्पष्ट किया कि क्या निजी संपत्ति समुदाय का भौतिक संसाधन है। यह विशिष्ट संदर्भों पर निर्भर करता है और हर मामले में अलग अलग होता है। न्यायालय ने पिछली व्याख्या को खारिज कर दिया जिसमें निजी संपत्ति को इस श्रेणी में स्वतः ही शामिल कर लिया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। निर्णय में माना गया कि संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देना राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन यह इस बात पर जोर देता है कि यह निजी संपत्ति अधिकारों की सीमाओं के भीतर किया जाना चाहिए, जिससे सभी के लिए निष्पक्षता तथा आर्थिक परिणाम सुनिश्चित हो सकें। हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? विकल्प ए विश्व बैंक, विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विकल्प सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। मिडिल इनकम ट्रैप में आगामी दशकों में उच्च आय का दर्जा हासिल करने में भारत समेत 100 से अधिक देशों के समक्ष आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में 90% से अधिक शिक्षा ऋण का उपयोग देश के प्रमुख संस्थानों में अध्ययन के लिए किया जाता है।
दूसरा, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना पारिवारिक आय की परवाह किए बिना छात्रों को ऋण स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज अनुदान प्रदान करती है। तीसरा, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना उच्च शिक्षा में आने वाली वित्तीय बाधाओं और भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों की कमी दोनों को दूर करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, शैक्षिक ऋण। भारत में 90% से अधिक शिक्षा ऋण का उपयोग देश के प्रमुख संस्थानों में अध्ययन के लिए नहीं बल्कि विदेश में अध्ययन हेतु किया जाता है, अतः कथन एक सही नहीं है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना 4.5 लाख रुपए तक की पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए अधिस्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज अनुदान प्रदान करती है और 8 लाख रुपए तक की पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए 3% ब्याज अनुदान प्रदान करती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह योजना ऋण पहुंच प्रदान करके वित्तीय बाधाओं को संबोधित करती है। यह भारत में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थानों की कमी के मुद्दे को संबोधित नहीं करती, जो एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है, अतः कथन 3 सही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी और पिछले कुछ वर्षों में इसका विकास हुआ है तथा अब यह वित्तीय स्थिरता और मूल्य स्थिरता दोनों जिम्मेदारियों में संतुलन स्थापित कर रहा है। दूसरा, मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के लिए आरबीआई का दृष्टिकोण हमेशा अन्य आर्थिक विकास उद्देश्यों की परवाह किए बिना केवल मुख्य मुद्रास्फीति को बनाए रखने पर केंद्रित रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी और पिछले कुछ वर्षों में यह वित्तीय स्थिरता और मूल्य स्थिरता दोनों जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए विकसित हुआ है, अतः कथन एक सही है। आरबीआई अधिनियम में 2016 के संशोधन के साथ प्रस्तुत किया गया आरबीआई का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ साथ आर्थिक विकास उद्देश्यों पर विचार करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। क्षय रोग टीबी के प्रबंधन में भारत की प्रगति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पिछले 8 वर्षों में भारत में टीबी की घटनाओं में 50% की कमी आई है, जो वैश्विक औसत गिरावट दर से अधिक है। दूसरा, टीबी के निदान और उपचार में सुधार के बावजूद भारत द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन ने अपने लक्ष्य को पूरा करना संभव नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक भार पर नवीनतम रिपोर्ट में पिछले 8 वर्षों में पता लगाए गए और निदान न किए गए मामलों के बीच अंतर को कम करने में भारत द्वारा की गई प्रगति को स्वीकार किया गया है। भारत में टीबी की घटनाओं में 18% की गिरावट दर्ज की गई, जो वैश्विक गिरावट से दोगुनी से भी ज्यादा है, लेकिन 50% की गिरावट नहीं है, अतः कथन एक सही नहीं है। प्रगति के बावजूद भारत को कुपोषण, अपर्याप्त जागरूकता और अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो वर्ष 2025 तक टीबी के पूर्ण उन्मूलन में बाधा डालती है, अतः कथन 2 सही है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि टीबी रोगियों, विशेष रूप से अधिक घातक रूपों वाले लोगों को कवर करने के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का विस्तार करने की अभी भी आवश्यकता है। सिंधु जल संधि IWT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिंधु जल संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर मालिकाना अधिकार प्राप्त है, जबकि पाकिस्तान को पूर्वी नदियों पर मालिकाना अधिकार प्राप्त है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जल कानून में समान और उचित उपयोग के नियम का उपयोग सिंधु बेसिन में जल प्रवाह को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। IWT भारत को पूर्वी नदियों रावी, सतलज और ब्यास पर मालिकाना अधिकार और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर अधिकार देता है, अतः कथन एक सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जल कानून में समान और उचित उपयोग का सिद्धांत सिंधु बेसिन के जल प्रवाह को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन जैसे अप्रत्याशित मुद्दों को हल करने में मदद कर सकता है, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी CGWB जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक वैज्ञानिक विभाग है। दूसरा, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए।
केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक वैज्ञानिक विभाग है। इसे भारत के भूजल संसाधनों के सतत विकास, प्रबंधन तथा निगरानी का कार्य सौंपा गया है। अतः कथन एक सही है। देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सूर्य अलग अलग घूर्णन करता है। इसके ध्रुवों को एक चक्कर पूरा करने में 25 दिन लगते हैं, जबकि इसकी भूमध्य रेखा हर 35 दिन में घूमती है। दूसरा, क्रोमोस्फीयर एक पतली प्लाज्मा परत है जो सूर्य की दृश्य सतह और उसके बाहरी वायुमंडल के बीच स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। सूर्य अलग अलग घूर्णन करता है। इसकी भूमध्य रेखा हर 25 दिन में घूमती है, जबकि इसके ध्रुवों को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 35 दिन लगते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। सूर्य की विषुवत वृत्त में प्रतिदिन 13.98 डिग्री का घूर्णन होता है, जबकि 80 डिग्री अक्षांश पर यह घूर्णन दर धीमी होकर 10.5 डिग्री प्रतिदिन हो जाती है। क्रोमोस्फीयर सूर्य की दृश्य सतह फोटोस्फीयर और उसके बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच स्थित एक पतली प्लाज्मा परत है। अतः कथन 2 सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा क्रिप्टोबायोसिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए एक प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं। विकल्प बी जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित लेन देन के लिए एक नए प्रकार की ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, या विकल्प सी आनुवंशिक संशोधन के माध्यम से कीटों के प्रति प्रतिरोध बढ़ाने के लिए पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विधि, या विकल्प डी एक चयापचय अवस्था जो चरम स्थितियों में जीवित रह सकता है। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।